ऑल राइट। हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए आज इसको अच्छे से समझते हैं और ऐसे पढ़ेंगे कि इसको दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो जीन पियाजे साहब के बारे में पहले हम थोड़ा सा जानते हैं। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, पूछा नहीं जाता पर पता होना चाहिए। और ये क्या थे, ये एक संरचनावादी थे या फिर हम कहें कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। समझते हैं ये क्या होता है यहाँ पे। देखिए, जब अगर हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी विचारधाराएं आती हैं। ठीक है, अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो जो हमारे पियाजे साहब थे, ये संरचनावादी थे, संरचनावाद से अब संबंध रखते थे। संरचनावाद से जस्ट पहले चल रहा था व्यवहारवाद। क्या होता है व्यवहारवाद, जरा हम इसे समझते हैं। तो वैसे तो ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, इसको समझना। हम्म, ये एक थॉट ऑफ स्कूल है। इसको समझने के लिए बहुत सारा हमें समय लगेगा, पर यहाँ पे हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि व्यवहारवाद या व्यवहारवादी जो विचारधारा थी वो क्या कहती है। इसमें बच्चा जो है, बच्चे को एक ब्लैंक स्लेट की तरह देखा जाता है, बच्चे का कोई खास रोल होता नहीं है। ठीक है, उसमें हम आसपास के जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सपोज करिए अगर एक व्यवहारवादी सोच रखने वाला कोई इंसान या कोई टीचर आता है और वो बच्चे को टू का टेबल याद कराना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो दो ही चीज़ें करेगा, या तो वो पनिश करेगा या रिवॉर्ड करेगा। कैसे? अगर उसे टू का टेबल याद कराना है तो या तो वो डांट लगाएगा कि आप सबको याद करके आना है, डरा देगा बच्चे को एकदम। ठीक है, या फिर वो ये करेगा कि हाँ, जो याद करके आएगा उसको कल एक चॉकलेट मिलेगी या और भी किसी भी तरह का उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो व्यवहारवादी ये करेगा। लेकिन यहीं पे अगर एक संरचनावादी होगा तो वो क्या करेगा? वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, वो बच्चे में ज़रूरत जगाएगा कि वो टू का टेबल याद करे। याद भी ना करे, समझ ले। समझ लेगा, प्रैक्टिस करेगा तो उसको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवहारवादी और संरचनावादी में यही एक अंतर होता है। ठीक है, संरचनावादी क्या है कि वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से एक्टिवली चीजों को सीखता है, जबकि व्यवहारवाद में बच्चे पे ध्यान थोड़ा कम होता है और आसपास के एटमॉस्फेयर पे ध्यान काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो व्यवहारवादियों ने कहा भी है कि बच्चा जो है कोरी स्लेट है, मैं उसको कुछ भी सिखा दूंगा। कई सारे हमारे जो फेमस जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि बीएफ स्किनर जो हैं। ठीक है, बीएफ स्किनर हो गए और पॉवलॉव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। ठीक है, तो ये सब व्यवहारवादी हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट फिलहाल आज हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे को, जो कि थे संरचनावादी। ठीक है, तो व्यवहारवाद चल रहा था, उसके बाद आया क्या, हमारा संरचनावाद, जिसमें इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बच्चा जो है वो कोई खाली या कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा भी एक्टिवली चीजें सीखता है। ठीक है, इसी बारे में ये थ्योरी है हमारी आज की, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम इस थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो कि संरचनावाद और व्यवहारवाद क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो पहले तो इनकी थ्योरी को समझने से पहले कुछ बातें समझना, कुछ टर्म्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। इस स्लाइड में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, पढ़ लीजिएगा इसको आप पॉज करके। बस इसमें एक लाइन खास है, जो कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दी जाती है। वो है ये कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक बोला है? ये हैं हमारे जीन पियाजे साहब। ठीक, बाकी जो मैंने अभी आपको पहले बताया वही सब है कि पियाजे की जो सोच थी, उन्होंने मतलब साइकोलॉजी को एक तरह से बच्चों को देखने का एक नया नजरिया दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि दे आर नॉट एम्प्टी वेसल्स। ठीक, लर्निंग इज एन एक्टिव लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी। बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप उनको डरा के या फिर कोई रिवॉर्ड करके उनको चीजें रटा नहीं सकते हो। हर चीज आप कैसे रटा दोगे? टेबल चलो आपने रटा दी, बाकी चीजें कैसे रटाओगे? कोई साइंस का कोई थ्योरी है, कैसे आप उसको रटा दोगे? अगर उसने रट ली तो फिर फायदा ही क्या हो गया? सारी टीचिंग यहाँ पे बेकार हो गई। रटा तो फिर कोई भी सकता है, फिर टीचर की क्या नीड है? ठीक है, तो जो पियाजे थे इन्होंने यही बताया कि बच्चा जो है वो एक्टिवली सीखता है चीजों को।
इससे पहले बच्चे पे कोई खास ध्यान दे नहीं रहा था, पर पियाजे आए, इन्होंने बच्चे को देखने का नजरिया ही एक तरह से पूरा बदल दिया था। तो ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। अभी तो नहीं पूछा जाता, पर मतलब काफी कहीं 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 एग्जामों में आपको ये सीधा सीधा देखने को मिल जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को चाइल्ड साइंटिस्ट बोला है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो नोट करें, चाहें तो क्या इसको नोट ही कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं हमारी थ्योरी पे। तो थ्योरी को जानने से पहले मैंने कहा था कि कुछ टर्म को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टर्म्स आगे थ्योरी में आएंगे। तब आपको समझ नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम्म? तो इसको पहले ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है वो आता है स्कीमा। क्या होता है स्कीमा? इसको हिंदी में भी स्कीमा ही कहते हैं, ठीक है। द मेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन कह लो। समझते हैं स्कीमा। ऐसे समझो, कुछ फाइलें होती हैं, फाइल कह लो या कुछ पैकेट कह लो, जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है। मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से ही संरक्षित होती हैं, वह उनका प्रयोग करके किसी वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, और इसे ही हम स्कीमा कहते हैं। हम्म? तो स्कीमा में ही जो है हमारे ब्रेन में स्कीमा होते हैं, और स्कीमा में ही हम जो है इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखते हैं। हर एक चीज को लेके हमारी एक धारणा है, हमारा एक पूर्वाग्रह है कि हाँ भाई हम इस, जैसे अगर मैं कोई भी वर्ड बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ दिल्ली, आपके मन में एक थॉट आ गया, कुछ इमेज बन गई होगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिहार, आपने कुछ और सोच लिया होगा। हम्म, मैं कह रहा हूँ अमेरिका, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सोच ली होंगी आपने। तो ये क्या है? ये आपके ब्रेन में स्कीमा है। मैं कुछ भी, एक अजीब सा शब्द मैं बोल दूं, इब्ने बतूता, इब्ने बतूता तो खैर थे, मैं कुछ भी एक शब्द बोल देता हूँ जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो क्या आपके दिमाग में कोई इमेज या कोई पिक्चर बनेगी? नहीं बनेगी। हम्म, ब्ला 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 बोल दिया मैंने, कोई इमेज आ रही है? नहीं आ रही है। हो सकता है इससे भी रिलेटेड कुछ हो, स्कीमा तो आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्कीमा होता है, ये एक तरह के ब्लॉक होते हैं जिनके अंदर नॉलेज होती है, स्टोर होती है। फिजिकली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेंटली होते हैं। और स्कीमा के फॉर्म में ही जो है नॉलेज स्टोर होती है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। ये यहाँ पे तीन मैंने पॉकेट्स बना रखी हैं। ऐसे समझते हैं कि स्कीमा एक जेब की तरह होता है, ठीक है। सपोज करिए हम कहीं घूमने जा रहे हैं और हमारे पास कई तरह की जेब है। पैंट में है, शर्ट में है, या फिर ऐसा मान लो बैग में है। अलग अलग तरह की पॉकेट है, और उसमें हमने अलग अलग सामान रख रखा है। एक में हमने क्या रख रखा है? एक में हमने रख रखा है फूड, ठीक। एक में हमने पैसे रख रखे हैं, और एक में हमने डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं, ठीक है। क्लियर? हम घूमने गए हैं, हमारे पास अलग अलग तरह की जेबें हैं, पॉकेट्स हैं, और उसमें हमने कुछ कुछ सामान रख रखा है। तो अब मैं बताता हूँ क्या होता है। अब अगर मैं कहीं पे रुका, ठीक, मैंने खाने के लिए एप्पल खरीदे, तो एप्पल मैं कहाँ रखूंगा? हम्म? मैंने एप्पल खरीदे, क्या एप्पल मैं यहाँ रख दूंगा? हम्म, क्या यहाँ रखूंगा? नहीं, मैं एप्पल को यहाँ रखूंगा, ठीक है। अगर अब मैंने एप्पल खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है पैसे दिए होंगे, और कुछ पैसे उसने, जो फल वाला है, उसने वापस भी किए होंगे। तो क्या पैसे भी मैं यहीं रख दूंगा फूड में? नहीं, पैसे मैं रखूंगा यहाँ, ठीक है। और मैंने अपना आईडी कार्ड, कहीं जा रहे थे तो एंट्री के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ा था, जिसको दिखाया उसने हमें आधार हमारा वापस कर दिया। तो वो मैं कहाँ रखूंगा? फूड में रख दूंगा या मनी में रख दूंगा? नहीं, उसको मैं डॉक्यूमेंट वाली जेब में रखूंगा। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों के लिए हमारे पास अलग अलग स्कीमा होता है। हम्म? जो जिसकी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम वहीं रखते हैं। अगर बाई चांस कभी हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, सपोज करो आपको मैंने यहाँ पे छाता दे दिया। हम्म? छाता क्या मैं खाने वाली जेब में रख दूंगा? नहीं। ऑब्वियसली हो सकता है वो भीग चुका हो, नहीं रख सकते, पैसे भी गीले हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट भी गीले हो जाएंगे। तो छाते के लिए मैं एक नई पॉकेट बना लूंगा भाई, ठीक है। मेरी गंदी ड्राइंग इग्नोर करें, तो एक नई पॉकेट में बना लूंगा, ठीक। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आई होप आपको स्कीमा थोड़ा बहुत समझ आया होगा, ठीक है। अब स्कीमा में ही कुछ और चीजें हो जाती हैं, जैसे कि दूसरा हमारा जो टर्म है, ये है एडॉप्टेशन, अनुकूलन।
क्या होता है एडॉप्टेशन? एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट थ्रू कॉन्टिन्यूअस मेंटल अपडेट। हो सकता है आप लोगों ने ये वर्ड ईवीएस में पढ़ा हो, एडॉप्टेशन। तो कुछ कुछ वैसा ही है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। सपोज करें आपके पास ये मनी वाला स्कीमा था, आपने पैसे रख रखे थे, ठीक है। फिर मोदी जी आते हैं और उन्होंने नोट ही चेंज कर दिए। तो क्या आप वो पुराने वाले नोट अभी भी रखे रहोगे इसमें? नहीं ना। आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट हो जाओगे। आप उन नोटों को बैंक में जाके दे आओगे और नए नोट लाकर इसमें रख लोगे। या फिर वही पुराने ही रखे रहोगे? नहीं रखोगे ना। तो वही बात है। तो इसी को कहा जाता है अडॉप्टेशन, कि जैसा जैसे हमारा इन्वायरमेंट बदलता रहता है, हम उसको चेंज करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। और इसी को कहा जाता है अडॉप्टेशन। पर ये फिजिकली ना होकर मेंटली होता है। अगर ये मेंटली हो रहा है तो ये अडॉप्टेशन, ठीक है। तो स्कीमा हमारा एक बना हुआ होता है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके हिसाब से हम अडॉप्टेशन करते हैं और वो हमारा स्कीमा अपडेट हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब स्कीमा से ही रिलेटेड हमारे पास दो टर्म और आते हैं। पहला हमारा आता है एसिमिलेशन, दूसरा आता है एकोमोडेशन। ठीक है, इसको आत्मसातीकरण कहते हैं और इसको समायोजन कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में याद करें, इंग्लिश में सही लग रहा है तो इंग्लिश में पढ़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समझते हैं इसको क्या होता है। एसिमिलेशन क्या है? फिटिंग न्यू इन्फो इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। मतलब कि जो स्कीमा पहले से बना हुआ है हमारा, उसी में कोई नई इंफॉर्मेशन रख देना, कोई नई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड ऑन कर देना। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल जो यहाँ पे दिया है इसको ना लेके यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम डॉग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम कैट कर लेते हैं। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले एसिमिलेशन समझते हैं। ठीक है, बच्चे ने अपने मन में एक स्कीमा बनाया कि हाँ भाई देखो, चार पैर होंगे, पूंछ होगी, इसका मतलब एक डॉग है। ठीक है, आप इसको गाय को मत देखिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे छुपा देते हैं, यहाँ पे डॉग ले लेते हैं। तो बच्चे ने देख रखा है कि हाँ भाई चार पैर होंगे, भौं भौं करेगा, पूंछ होगी, और थोड़ा सा खाने को दो तो साथ साथ चलने भी लगता है, खेलता भी है, तो ये डॉग है। फिर उसने क्या किया, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब वो ऐसा ही कोई डॉग, या फिर अभी तक उसने स्ट्रीट डॉग देखा था, उसने फिर देख लिया जाके बुल डॉग। तो उसको थोड़ा तो लगा कि अरे यार ये तो थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है उससे। लेकिन फिर जैसे उसने आवाज़ सुनी भौं भौं, तो उसको लगा नहीं नहीं है तो ये डॉगी ही। ठीक है, उसकी भी पूंछ देखी है इसने, बिहेवियर भी कुछ कुछ वैसा ही था। तो इसने क्या किया, इसने एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि अच्छा, थोड़े से जो बड़े डॉग होते हैं, थोड़े से जो अलग दिखते हैं, वो भी डॉग ही हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा एसिमिलेशन, कि कोई नया इन्फो भी ऐड कर दिया उसने। ठीक है, उसने अलग अलग ब्रीड के डॉग्स देखे, तो सभी भौं भौं कर रहे थे, सबकी ही पूंछ थी और सभी का बिहेवियर लगभग सिमिलर था। कुछ कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग ब्रीड के, पर लगभग एक जैसे ही थे बिहेवियर भी उनके। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा एसिमुलेशन, कि थोड़ी बहुत जानकारी नई आ गई थी, तो हमने पुराने वाले स्कीमा में ही उसको बढ़ा दिया, ऐड ऑन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा एसिमुलेशन हो गया। फिर वो बच्चा आगे गया, उसने देखा अरे हाँ, इसके भी चार पैर हैं, पूंछ इसकी भी है, पर चेहरा थोड़ा सा वैसा नहीं है, क्या ये भी डॉग है? फिर उसने देखा कि अरे नहीं नहीं, इसकी तो आवाज अलग है, ये भौं भौं तो कर ही नहीं रही, ये तो म्याऊं म्याऊं कर रही है। क्या मैं इसको भी म्याऊं बोलने वाला डॉग कह सकता हूँ? बच्चा है, बच्चा कुछ भी सोच सकता है। आप लोग कहोगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पर बच्चा है वो तो। ठीक है, तो बच्चा कहेगा क्या मैं इसको म्याऊं बोलने वाला डॉग कह सकता हूँ? लेकिन फिर उसने उसके और देखा, उसने बिहेवियर भी अलग है, चलने का स्टाइल भी अलग है। ये तो झट से चढ़ जाती है दीवार पे, झट से उतर आती है, डॉगी तो ऐसा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पसंद भी अलग है, इसको दूध पसंद है, इसको। ठीक है, तो अलग अलग बिहेवियर भी उसको अलग दिखा। फिर उसको किसी ने बता भी दिया कि अरे नहीं नहीं, ये तो बिल्लू है, कैट है ये। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये फिर इसको डॉग वाले स्कीमा में नहीं रखेगा, ये एक नया स्कीमा बना देगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पुराने वाले स्कीमा में फिट नहीं हो रही है। तो वो एक स्कीमा चेंज कर देगा या फिर एक नया स्कीमा बना देगा, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, ये रहा हमारा एकोमोडेशन, कि हम या तो
चेंजिंग द स्कीमा टू फिट कंप्लीटली न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब एकदम नई इन्फॉर्मेशन इसके पास आई तो इसने क्या किया, स्कीमा को चेंज कर दिया कि हाँ अब हम डॉग वाले स्कीमा में कैट को नहीं रखेंगे, कैट के लिए हम एक नया स्कीमा बना देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा डॉग और कैट के एग्जाम्पल से। नहीं आया है तो आप एक बार और इसको देखें, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं, कोई और बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है मैं बता दूँ। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम प्रॉपर थ्योरी पे आ गए हैं, इससे पहले हमने सारे टर्म्स जान लिए हैं जो जानने जरूरी हैं इस थ्योरी को समझने से पहले। अब हम आते हैं थ्योरी पे। ठीक है, 4 स्टेज की थ्योरी है ये। जीन पियाजे साहब ने 4 स्टेज बताई हैं। पहली है हमारी सेंसरी मोटर, दूसरी है हमारी प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, इनके नाम है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। और इनको याद करने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कितने से कितने साल तक के बच्चों के किस कौन सी स्टेज में कितने ईयर्स के बच्चे आते हैं। ठीक है, ये आपको रखने हैं। याद करने का भी तरीका एक है, आगे बताऊंगा मैं। तो ये 4 स्टेजेस इन्होंने दी हैं, इनकी हिंदी इंग्लिश नाम यहाँ पे मेंशन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक स्टेज को अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो जो हमारी सबसे पहली जो स्टेज है, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेदी गामक अवस्था, ये 0 से 2 ईयर्स तक के जो चाइल्ड होते हैं वो इस स्टेज में आते हैं। तो इसके जो नाम है, इससे ही इसका पता चल रहा है कि इस स्टेज में क्या होगा। सेंसेस, सेंसरी में सेंसेस, ठीक, और मोटर मीन्स मूवमेंट। ठीक, ये रहा हमारा मूवमेंट। ठीक, तो ऐसे मूवमेंट जो कि सेंसेस से हों। सेंसेस हमारी 5 होती हैं, आपको पता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बनी भी है, आंख बनी है, कान बना है, हाथ बना है। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट करता है बच्चा जो कि सेंसेस से रिलेटेड हो, या फिर हम ये कहें कि बच्चा जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है अपने आसपास से। हमने पढ़ा ना, बच्चा जो है हमारा संरचनावादी होगा। संरचनावादी हैं हमारे जीन पियाजे साहब। तो वो बता रहे हैं कि जो बच्चा है वो अपने आसपास से इंफॉर्मेशन तो ले रहा है, पर किस तरह से ले रहा है। वो अपनी सेंसेस का यूज कर रहा है। वो अपने हाथों का यूज कर रहा है, छू के देख रहा है, अच्छा हाँ गर्म है तो अगली बार नहीं छू रहा है। आंखों से देख रहा है, अलग अलग रंगों को देख रहा है, अलग अलग चीजों को देख रहा है, ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, कानों से सुन रहा है। तो इस तरह से वो इंफॉर्मेशन अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखता है, देखता है। ठीक है, इस मतलब स्टेज की जो सबसे बड़ी एक उपलब्धि कह लो या एक ट्रेट कह लो, गुण कह लो, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है बच्चे में। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, जैसे आप बच्चे से उसका टेडी बियर या खिलौना या जो कुछ वो खा रहा है आपने उससे छीना, पहली बात तो मत छीनना, रो लेगा वो या जो भी है। पर अगर आपने उससे ले लिया, आप उसके साथ खेलना चाह रहे हो, आपने उसका खिलौना ले लिया और उसको छुपा दिया, आपने अपने पीछे छुपा दिया या पिलो के नीचे रख दिया, तो बच्चा क्या है, बच्चा रोने नहीं लगेगा कि अरे ये कहाँ चला गया मेरा खिलौना। वो समझता है कि अच्छा मेरे सामने अभी नहीं है, पर ये छुपा हुआ है, तो वो जाके ढूंढेगा। ऑब्वियस सी बात है कि एकदम जो शुरुआती स्टेज में जो बच्चा ये होता है, हाँ 6 महीने 8 महीने 10 महीने का 1 साल का, तब वो ये नहीं कर पाएगा। पर इस स्टेज के एंड होते होते ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाता है। आप कहें नहीं नहीं ये तो 0 to 2 ईयर्स लिखा है और 6 महीने का बच्चा तो रोने लगा था, मैंने चेक किया। पर ये इस स्टेज के एंड तक ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ठीक है, तो 2 साल का होते होते जब बच्चा 2 साल तक का हो जाता है तो उसमें इतनी समझ आ जाती है कि अभी मेरे सामने चीज नहीं है, पर वो है। तो वो ढूंढने की कोशिश करता है, अच्छा इधर उधर देखेगा, कभी कभी तो आपके पीछे जाके देखेगा कि अच्छा हाँ, आपने छुपा तो नहीं रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज का सबसे इम्पोर्टेंट एक ट्रेट है। ठीक है, ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से किस स्टेज में, डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। आपको सिचुएशन दी जाएगी कि बच्चा है और जो उसकी माँ है या उसकी बहन है बड़ी, वो खिला रही है और उसने एक खिलौना छुपा दिया है, बच्चा ढूंढ रहा है, उसको ढूंढने जा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ये किस स्टेज में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पे बनते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुछ चीज़ें और हैं, रिफ्लेक्स एक्शन आ जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जैसे कि सकिंग, ग्रेस्पिंग। हम्म आप ध्यान दीजिएगा इस स्टेज के, आप किसी भी बच्चे को कुछ भी दे दीजिए, आपने उसको पेन थमा दिया, एक तो बड़ा कस के पकड़ लेगा। हम्म, इस टाइम देखो छोटी सी मुट्ठी होती है, वो कस के कुछ भी पकड़ लेते हैं, वो कपड़ा पकड़ लेंगे, पेन पकड़ लेंगे या कोई भी खिलौना पकड़ लेंगे।
और उसको सीधे कहाँ ले जाएंगे? अपने मुंह की तरफ। हम्म। कभी नोटिस किया क्यों मुंह के पास ही क्यों ले जा रहे हैं? भले आप उनको स्पीकर दो कि अरे स्पीकर कान के पास लगाओ भाई, हेडफोन कान पे लगाओ, मुंह पे क्यों ले जा रहे हो? पर अभी इतनी समझ नहीं है उसमें। और उसका जो सबसे पहला, एक तरह से कहा जाए कि उसको सेंसेस जहाँ से फील हो रही हैं, तो वो उसकी टंग होती है। पैदा होते ही खाना पीना शुरू कर देता है वो, तो उसकी जो टंग होती है वो उसका एक तरह से प्राइमरी सेंस ऑर्गन होता है। तो वो कुछ भी उसको मिलता है तो शुरुआती दिनों में वो क्या करता है, अपने मुंह के पास ले जाता है। ठीक है। तो सकिंग जो है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है उसका, ग्रेस्पिंग है, और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है उसका। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? आपने उसका कोई टॉय लिया और उससे दूर रख दिया, तो आप देखेंगे कि वो उसी की तरफ चलने लग रहा है, लुढ़क लुढ़क के या कैसे भी कुछ भी करके। नहीं चल पा रहा है तो वो कुछ भी करेगा, वो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, या फिर वो उस चीज को खींचेगा। सपोज करिए चादर पे आपने रख दिया, तो वो चादर ही पकड़ के खींचने लगेगा कि आओ इधर। ठीक है। तो इस तरह का एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पाया जाता है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस स्टेज में आ जाता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज है डिफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण। ये क्या होता है? ये कॉपी करता है बच्चा। हम्म। एनिमल साउंड हो गया, मेकअप हो गया, ठीक है, तो कॉपी करने की आदत होती है बच्चे में। ठीक है, जैसे आप इसके साथ खेलने लगो तो वो भी वैसे ही, आप हंस रहे हो वो भी हंस रहा है। हम्म। आप उसको डरा रहे हो वो भी आपको डराएगा है हु करके। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है स्टेज में, ऑब्जेक्ट परमानेंस और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। और जब भी एक एक हैक कह लो या एक ट्रिक कह लो, कि जब भी आप इन स्टेजेस को पढ़ रहे हो तो आप ऐसे मत पढ़ो कि अरे मैं कोई थ्योरी पढ़ रहा हूँ। हम्म। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी बोरिंग सी थ्योरी है, पता नहीं किसने दे दी है, अजीब सा नाम है, रटना पड़ेगा। ऐसा मत करिए। आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आप, ऑब्वियस सी बात है आपके आसपास बच्चे होंगे। हम्म, तो आप उनको अपने मन में रखो। आप इसको एंजॉय करने के पढ़ो। आप जैसे मैंने ये सारी थ्योरी आपको बताई, अब आप देखो आसपास कोई बच्चा ढूंढ लो जाके जो हो इस स्टेज में, फिर देखो क्या वो ऐसी हरकतें कर रहा है, और आप पाओगे हाँ कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे नोट करते चलें। अगली स्टेज पे हम लोग चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं हमारी जो सेकेंड स्टेज है, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। तो इसमें भी कुछ ट्रेड्स हैं, कुछ गुण हैं जो इस स्टेज में आ जाते हैं बच्चों में। जैसे कि सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है इस स्टेज का, कि सिंबॉलिक प्ले आ जाता है उनमें। क्या होता है? वो चीज़ों को इस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है बच्चे की, कि वो झाड़ू को एज अ टुक टुक या फिर हॉर्स राइडिंग जैसा यूज़ कर रहा है। ठीक है, कि हाँ वो एक घोड़े पे बैठा है, हालांकि वो झाड़ू पे बैठा है एक्चुअली में, पर वो ऐसा एक्ट कर रहा है कि देखो मैं घोड़े पे बैठा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ शहर पे घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। या बाइक बना लेगा। कभी कभी देखा होगा कि वो उन्होंने पिलो कोई बना लिया है, पिलो पे बैठ गए हैं इधर उधर पैर करके, और अब हम बाइक पे बैठ गए हैं। ठीक है, वैसी ही आवाजें भी निकाल रहे हैं रूम रूम करके। ठीक है। तो जब वो तकिया को इस तरह से, तकिया कर लो या झाड़ू कर लो, ठीक है, तो वो इस तरह से बैठा है इस पे, तो ये एक तरह का सिंबॉलिक प्ले है। एक्चुअल में घोड़ा या बाइक नहीं है उसके पास, वो एक सिंबोलिज्म यूज कर रहा है, सिंबॉलिक प्ले कर रहा है। ठीक है। और जब वो ये कर रहा होता है तो वो कुछ बोल भी रहा होता है, जैसे बाइक है तो भ्रुम भ्रुम की आवाज करेगा, हाँ, घोड़ा है तो टकबक टकबक की आवाज निकालेगा। तो इस तरह से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। समझ रहे हैं? तो ये एक ट्रेट होता है इस स्टेज का। एक और है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, एनिमिज्म या फिर जीववाद। होता क्या है इसमें? इसमें जो बच्चा है वो अपने टॉय को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो लिविंग बीइंग हो। कि उसके पास भी फीलिंग्स हैं, वो भी, हाँ, तो वो उसको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि वो जिंदा हो। वो उसको खाना खिलाएगा, उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करेगा, उसी के साथ सोएगा। हर जगह जहाँ जा रहे हैं, पढ़ने भी जा रहे हैं लेके जा रहे हैं, स्कूल तो नहीं ले जाते हैं पर हाँ ट्यूशन वगैरह लेके जाते हैं, बच्चे बैठते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि जहाँ अगर वो नाश्ता कर रहा है तो वो अपनी जो डॉल है या जो उसका टेडी है, जो भी उसका टॉय है, उसके लिए भी वो चीज़ें निकाल के रखता है। और ये तो कुछ तो मैंने बड़े बच्चों में भी देखा है, ये वो खैर ठीक है जो भी है। तो एनिमिज्म जो है वो इस स्टेज से आने लगता है। ठीक है। एनिमिज्म क्या होता है? कि हम जो नॉन लिविंग
चीज़ें हैं या टॉय हैं बच्चे के, तो उसमें उसको भी ऐसा समझते हैं कि हाँ ये लिविंग है। हम्म, उनमें भी लाइफ है, इनमें भी फीलिंग्स हैं, और उसको वो एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, उससे गुस्सा भी हो जाएगा, लड़ भी लेगा, उसके साथ हंसेगा भी, बात भी करेगा। तो यहाँ पर भी वो बात करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हैं इसके। ठीक है, एनिमिज्म, सिंबॉलिक प्ले, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट तो होता ही है जब ये सब हो रहा होता है तो। ठीक है, बच्चा चुपचाप तो नहीं खेलेगा। आगे आते हैं। कुछ एक तरह से लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा, वो है ईगो सेंट्रिज्म। क्या होता है ये? इसमें बच्चा ये सोचता है कि वो जो कर रहा है वो एकदम ठीक है, और बाकी सब भी यही सोचते हैं। कैसे? इसका मैं एक एग्जांपल अपना ही देता हूँ, अपना ही रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ मैं भी इसी स्टेज में था। शायद ये बात है क्लास सेकंड, आई गेस सेकंड और थर्ड की बात है ये। तो एनुअल फंक्शन हो रहा था हमारे स्कूल में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, छोटा सा स्कूल था वो। हाँ, उसमें होंगे करीब 100-200 बच्चे पढ़ते होंगे, या आई थिंक ज़्यादा ही होंगे, जो भी है। तो एनुअल फंक्शन हो रहा था, तो जो स्टेज था, स्टेज के सामने ही टेंट लगा हुआ था। तो टेंट में काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए थे। स्टेज पे जो भी परफॉर्मेंस हो रही थी। ठीक है, टीचर भी स्टेज पे ही थे। तो हुआ क्या, मुझे लगा कि मेरे जो क्लास टीचर हैं वो मुझे बुलाने वाले हैं। हुँ? क्योंकि एक दो बार मेरा उनसे आई कांटेक्ट हो गया था, तो मुझे लगा हाँ ये मुझे बुलाने वाले हैं। और मैं बचपन से ही बड़ा इंट्रोवर्ट और शाई नेचर का बच्चा था। तो मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया बचने के लिए कि मैं छुप जाता हूँ। अब मैं छुप कैसे जाऊँ? क्या मैं सीटों के नीचे छुप जाऊँ? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो मैंने पूरी अपनी बुद्धि लगाई, तो वहाँ पे जो टेंट जो लगा हुआ था, तो उसके जो पोल थे, तो मैं इस एंगल से बैठा कि मेरे और सर के बीच में वो पोल आ जाए, तो मैं पोल के पीछे छुप जाऊंगा। तो मैं गया पोल के पीछे जाके बैठ गया सीट पे, और मैं इस एंगल से बैठा कि मुझे टीचर सर नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा जब मुझे सर नहीं दिख रहा है, तो सर को भी मैं नहीं दिख रहा हूँगा, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। मुझे उनका प्रोस्पेक्टिव नहीं पता, उनको मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, ऑब्वियसली दिख ही रहा हूँगा, पोल मुझे थोड़ी ना छुपा लेगा, पतला सा पोल होता है। पर मैंने यही सोचा कि मैं तो नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो सर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से मैं जाके बैठा, और जो परफॉर्मेंस चल रही थी वो खत्म हुई, और उसका सडनली जैसे ही वो खत्म हुई, तुरंत मेरा नाम उन्होंने, सर ने माइक पे अनाउंस कर दिया। तो ये होता है ईगो सेंट्रिज्म, या फिर अहम केंद्रवाद। ठीक है, कि बच्चा अपना ही प्रोस्पेक्टिव जान पाता है, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से उसे कुछ खास लेना देना होता नहीं है। और होता भी है तो उसको ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही वो सामने वाला भी सोच रहा है, क्योंकि वही सही है। वो अपना को गलत मानता ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है अहम केंद्रवाद या फिर ईगो सेंट्रिज्म। ठीक, आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले टर्म पे। केंद्रीकरण या फिर सेंट्रेशन। ठीक है, फोकस ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या होता है सेंट्रेशन? आप बच्चे को दो पैकेट दीजिए। ठीक, एक में आपने चिप्स की हवा निकाल दी है, वो पैकेट बड़ा है उससे। ठीक है, पैकेट उससे बड़ा है, उसमें ज़्यादा चिप्स हैं, पर आपने उसकी हवा निकाल दी। और एक आपने पैकेट उसको दिया एकदम बेहतरीन, हवा भरी हुई है उसमें, चिप्स उसमें कम है। बच्चा हमेशा वही चूज करेगा जो बड़ा दिख रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाएगा। हम्म, ऐसे समझते हैं। सपोज करिए मैंने दो दो बॉल ली। ठीक, एक बॉल बड़ी महंगी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बॉल है, और एक बस थोड़ी सी बड़ी है उससे। ठीक, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा बड़ी बॉल ही चुनेगा कि हाँ ये बड़ी वाली बॉल ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो वो किसी एक ही क्वालिटी पे या एक ही एस्पेक्ट पे ऑब्जेक्ट की फोकस कर पाता है, बाकी पे नहीं, बाकी चीज़ें इग्नोर कर देगा वो। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है कि चूजिंग अ बिग पैकेट ओवर अ स्मॉल वन, इग्नोरिंग वेट। भले वेट छोटे वाले का ज़्यादा हो, पर वो बड़ा वाला ही चूज करेगा। ठीक है, ऑलराइट। अगला ये जो टर्म है हमारा, फिलहाल हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो इरिवर्सिबिलिटी है वो अगली ही स्टेज में आ जाएगी, तो हम इसको वहाँ पढ़ेंगे। इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, ईगोसेंट्रिज्म या फिर अहम केंद्रवाद क्या होता है।
बच्चा सिर्फ अपने प्रोस्पेक्टिव पे ध्यान देता है और उसको वही सही मानता है। दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से उसे लेना देना होता नहीं है ज़्यादा। उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ सब वही सोच रहा है। ठीक। सेंट्रिज्म क्या होता है कि किसी एक ही एस्पेक्ट पे वो फोकस कर पाता है। ठीक। इरिवर्सिबिलिटी को हम आगे समझेंगे। ठीक। ये दो टर्म्स आपको क्लियर होंगे आई होप। आगे चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं जो हमारी तीसरी स्टेज है, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 to 11 ईयर्स की होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो लॉजिकल थॉट्स उसके शुरू हो जाते हैं। इससे पहले वो लॉजिक नहीं लगा पा रहा था, वो कैसे चूज कर रहा था, वो देख रहा था हाँ ये वाला चिप्स का पैकेट बड़ा है ये वाला छोटा है, तो वो बड़ा वाला चूज कर लेता था। अभी क्या है, अभी वो लॉजिक लगा पा रहा है, बट ओनली फॉर फिजिकल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट मीन्स फिजिकल, ठीक है, जो वो सामने है उसके, जिन्हें वो देख सकता है या छू सकता है। ठीक है, अभी वो उन्हीं चीज़ों पे लॉजिक लगा पा रहा है जो उसके सामने है, जिनको वो टच कर पा रहा है अपने हाथों से। हाँ कि हाँ ठीक है, मैंने उसको वेट करके सेंस कर लिया कि हाँ भाई इसका वेट ज़्यादा है तो इसमें चीज़ ज़्यादा होगी, ऐसा लॉजिक लगा पा रहा है। इससे पहले क्या कर रहा था, वो सिर्फ देख रहा था हाँ ये पैकेट बड़ा है तो ये मैं लूंगा, छोटा वाला मैं नहीं लूंगा। अभी क्या है, अभी वो देख पा रहा है कि हाँ छोटा वाले का वेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें चीज़ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसमें लॉजिक आने लगा है, पर वो सिर्फ अभी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हैं जो उसके सामने होते हैं उन्हीं पे लॉजिक लगा पा रहा है। ठीक है, तो ये एक नई स्टेज है हमारी तीसरी, और इसमें भी कुछ नई स्किल आ जाती हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन आ जाता है बच्चे में। क्या होता है क्लासिफिकेशन? ठीक है, क्लासिफिकेशन ये समझो कि मैंने एक बॉक्स दिया जिसमें कि पेन पड़े थे और वैक्स कलर पड़े थे और पेंसिल थी। ठीक है, ये तीन थे और आपस में सब मिक्स थे। अच्छे से मैंने उसका मिक्सअप करके दे दिए बच्चे को एक बॉक्स में। ठीक, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा पेन 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 को एक साइड रखेगा, वैक्स कलर को एक साइड रखेगा और पेंसिल को एक साइड रखेगा। ठीक है, तो ये उसने क्लासिफाइड कर दिया। ठीक, सीरिएशन क्या है, पेंसिल में भी वो छोटी पेंसिल रखेगा, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, या फिर सबसे बड़ी पेंसिल फिर उससे छोटी पेंसिल फिर सबसे छोटी पेंसिल। इस तरह से वो एक सीरिएशन, एक क्रमबद्धता भी लाएगा। ठीक है, तो ये भी इसमें बच्चे में आ जाता है। इससे पहले कुछ नहीं, इससे पहले वो जैसे सारे रख रहा था ऐसे रख रहा था। हाँ, अगर आपको देखना है तो आप इस स्टेज के किसी भी एक बच्चे का बॉक्स, पेंसिल बॉक्स निकाल के देखिए, तो मतलब हाई चांसेस हैं कि उसमें जो पेंसिल रखी होंगी या जो पेंसिल ही रखी होंगी, छोटी बड़ी पेंसिल ही हो सकती हैं, स्केच तो उतने रहते हैं। ठीक है, तो जो पेंसिल होगी वो भी इसी तरह से होगी कि बड़ी पेंसिल होगी फिर छोटी होगी फिर सबसे छोटी होगी। ठीक है, इसी स्टेज में बच्चा अपना जो बैग है बड़े सलीके से लगाना शुरू कर देता है कि हाँ भाई पहले मोटी किताब फिर उससे पतली फिर उससे पतली, बुक्स अलग सेक्शन में जाएंगी, कॉपीज अलग सेक्शन में जाएंगी। ठीक है, तो ये सब किस स्टेज में आता है, ये इसी स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, कॉन्क्रीट क्योंकि वो अपनी बुक्स और कॉपीज को छू पा रहा है, टच कर पा रहा है, तो इसलिए वो उनको अपने हिसाब से रखता है, क्लासिफिकेशन भी करता है और सीरिएशन भी करता है। क्लास इंक्लूजन, ठीक है, क्लास इंक्लूजन क्या होता है कि वो कॉपीज में भी अब डाइसेक्शन कर पा रहा है। कैसे, कॉपीज में कैसे कर पा रहा है, वो सब कैटेगरीज बना रहा है कि अच्छा कॉपी में भी रफ कॉपी अलग आएगी, फेयर कॉपी अलग जाएगी, ट्यूशन की कॉपी अलग रहेगी, स्कूल की कॉपी अलग रहेगी। समझ रहे हैं? तो इस तरह से बच्चा, जैसे कि ये पहले बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा था, वो तो कह रहा था नहीं नहीं मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। अब वो जान पा रहा है कि दिल्ली में तो रहता हूँ पर इंडिया के अंदर ही दिल्ली आता है। ठीक, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, बच्चे में लॉजिक आ गया है तो लॉजिक के साथ साथ ये चीज़ें चलेंगी। ठीक, आगे आते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि बच्चे में कंजर्वेशन भी आ गया है और रिवर्सिबिलिटी भी आ गई है। ठीक, इससे जस्ट जो पहले वाली थ्योरी थी जिसके हम ट्रेड्स पढ़ रहा था, तो उसमें इरिवर्सिबिलिटी था। ठीक, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आ गया है बच्चे में, उस स्टेज में नहीं था, इसमें है। तो क्या होता है हमारा कंजर्वेशन, क्वांटिटी स्टे द सेम डिस्पाइट शेप चेंजेस। इससे पहली स्टेज में बच्चा ये नहीं समझ पाता था। हम्म, एक फैली हुई या चौड़ी ग्लास में अगर कोई ड्रिंक है या पानी है और उसको एक लंबी या पतली ग्लास में डालो, तो पहले बच्चे को लगता था हाँ ये देखो ये पानी ज़्यादा है, ये पानी कम है।
पर अब क्या है, अब बच्चा समझ पा रहा है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक शुरू हो गया उसका, और ये एक फिजिकल एंटिटी है तो वो लॉजिक लगा पा रहा है, पहले नहीं लगा पाता था। तो अब बच्चा बता पाएगा कि हाँ नहीं, पानी दोनों में बराबर है, इसका शेप थोड़ा सा वाइड है, इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, इस वजह से पानी की हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, पर चीज़ बराबर है। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले वाला बच्चा अगर होता, जो कि सेकंड स्टेज वाला था, तो वो किसको चुनता? वो कहता नहीं, ये वाला पानी ज़्यादा है, ये वाला मैं ले रहा हूँ, या ये वाली कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा है, मैं ये वाला ग्लास लूंगा। ठीक है। पर इस स्टेज में जो बच्चा है वो जानता है कि हाँ भाई, चाहे मैं ये ग्लास लूँ चाहे ये ग्लास लूँ, कोल्ड ड्रिंक बराबर है। ठीक। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन। ठीक। और इसी से रिलेटेड होता है हमारा रिवर्सिबिलिटी। ठीक। मेंटल ऑपरेशन कैन बी अनडन। पहली स्टेज का बच्चा ये तो बता पाता था कि 4+5 जो है 9 होता है, लेकिन वो 9 - 5 4 नहीं बता पा रहा था। पर अब उसको पता है कि 9 में से अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूँ तो 4 आएगा। ठीक है। एक और गुण आ जाता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कि वो कॉज एंड इफेक्ट भी सीख जाता है इस स्टेज में। ठीक। पहला आपको रिवर्सिबिलिटी आई होप समझ आया होगा। रिवर्सिबिलिटी के बाद हम समझते हैं कॉज एंड इफेक्ट को। इससे पहले बच्चे को लगता था कि ये कोई जादू होता है, कि मम्मी सुबह गीले कपड़े डालती हैं तारों पे और दोपहर तक वो कपड़े सूख जाते हैं, ये तो कोई जादू है। पर अब वो समझ पा रहा है कि नहीं नहीं, ये जो धूप है, सन ड्राई क्लॉथ्स, ठीक है, तो जो सूरज है ये कपड़े सुखा देता है, हीट से कपड़े सूख रहे हैं, ये कोई जादू नहीं है। ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट भी आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी बच्चे में आ जाती है। आई होप आपको समझ आया हो ये। और कंजर्वेशन भी आ जाता है बच्चे में। ठीक है। अब हम अपनी अगली जो स्टेज है, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ये फोर्थ नंबर की हमारी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। ये 11 से 15 उम्र और 15 से ज़्यादा उम्र के बच्चों में ये देखने को मिलती है। ठीक है। फिर ये बढ़ती रहती है। इसमें क्या है, थिंकिंग बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। अभी तक क्या था कि उसका लॉजिक सिर्फ फिजिकल चीज़ों पे चल पा रहा था, फिजिकल वर्ल्ड में चल पा रहा था। अब क्या है, अब वो उसके भी आगे सोच पा रहा है इनटू हाइपोथेटिकल सिनेरियोज। ठीक। अब बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ रही है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स अमूर्त चिंतन। अब वो उन चीजों के बारे में भी सोच पा रहा है जिनको वो फिजिकली देख नहीं सकता, जैसे कि सक्सेस, फेलियर, लव, मोरालिटी, हाँ, कॉम्प्लेक्स मैथ। ठीक। इससे पहले क्या था, इससे पहले बच्चा सिर्फ यही समझता था कि हाँ भाई, अगर कोई मुझे चॉकलेट दे रहा है, कोई मुझे लाड़ प्यार कर रहा है, पढ़ने को नहीं कह रहा है, तो वही मुझसे प्यार करता है। पर अब वो समझ पाएगा इस स्टेज में आके कि हाँ, प्यार क्या है। कि हाँ भाई, अगर कोई टीचर भी है वो भी प्यार ही कर रहा है अगर वो पढ़ने को कह रहा है मुझसे। ठीक है। मोरालिटी समझता है इसमें। इससे पहले के बच्चों में मोरालिटी नहीं होती है, होती भी है तो उस लेवल की नहीं होती है। ठीक है। डरा धमका के रखे जाते हैं, क्या अंकल आ गए नमस्ते करो। पर इस स्टेज में वो समझने लगता है कि हाँ, अंकल आ गए नमस्ते करो, और वो ये भी समझ लगता है कि किनको नमस्ते करना है, किनको नहीं करना है। ठीक है। हाँ हाँ, वो फिर पेरेंट्स के डर से भले कर ले, पर वो अंदर से एक रिस्पेक्ट जो होती है वो या तो होती है या तो नहीं होती है, दैट्स इट। तभी इस एज के बच्चों को कभी कभी कहा जाता है, अरे बड़े बदतमीज बच्चे हो गए हैं ये। ठीक है। तो वो बदतमीज नहीं है, अब वो उसका थोड़ा सा डर खत्म हो गया पेरेंट्स का। ठीक है। तो अब वो अमूर्त चिंतन कर पा रहा है बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्स मैथ लगा पाता है वो। इससे पहले वो बस जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहा होता है, पर अब वो एक्स को भी फाइंड कर पा रहा होता है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ। अब हम आते हैं लॉजिक। जरा इसको समझ लेते हैं। अभी जो आपने एक यहाँ पे वर्ड पढ़ा होगा, अ, नहीं है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये जब हम इस जो हमारी फोर्थ स्टेज है, जब हम इसके ट्रेड्स को पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है इस स्टेज में। तो इसको यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है। जो लॉजिक होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक। क्या होते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव, इसको अगर आप पढ़ेंगे आगे तो आपने पढ़ाया भी होगा कई बार बच्चों को। तो क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ाते हैं बच्चे को, पहले हम उसका एग्जाम्पल देते हैं जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक। सपोज करो हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं, हम पहले उसको एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम रूल बताते हैं। ठीक। कि अच्छा, ऐसा 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 रूल है। कभी कभी हम मैथ के क्वेश्चन में भी ऐसा करते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं फिर हम रूल बताते हैं। ठीक है। तो ये जो तरीका होता है ये कहलाता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। ठीक। इसको हम आगमनात्मक तर्क
या तर्कणा, तर्कणा लिख दिया यहाँ पे, तर्क, ठीक, तर्क होता है, ठीक, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना। सेम इसका उल्टा होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसमें हम रूल बताते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, ठीक। तो ये बेसिक है, आप इसको, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं समझाने को। इंडक्टिव में एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे, और डिडक्टिव में रूल से एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। पहले हम इसमें रूल समझा देते हैं, उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल बताते रहते हैं बच्चे को, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक तरह से पूरी जो अब तक हमने पढ़ा है इसकी समरी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेज है, ये हमारी दूसरी, तीसरी, और ये हमारी चौथी स्टेज है, ठीक है। पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। उसके सेंसेस जो होते हैं उन्हीं से वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और उसके रिफ्लेक्सेस बढ़िया चल रहा होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ दो, कस के पकड़ लेता है, अपने मुंह तक ले जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये हमारी पहली स्टेज थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। दूसरी स्टेज जो है हमारी, इसमें बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है, वही जो मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई थी, कि मैं पोल के पीछे छुप गया था तो मुझे लगा टीचर भी नहीं देख पाएंगे। एनिमिज्म क्या होता है, कि अपनी डॉल को भी वो ऐसे ट्रीट कर रहा है कि हाँ भाई ये तो जिंदा है, ठीक है, एक लिविंग बीइंग की तरह वो ट्रीट करता है अपने टॉयज को, या फिर और भी जो भी उसके बिलोंगिंग्स होते हैं उन्हें, ठीक है। सिंबल्स या फिर सिंबोलिज्म आ जाता है इस स्टेज में। क्या होता है सिंबोलिज्म, फटाफट बता देता हूँ। कि जैसे तकिया को यूज करना है एज अ बाइक, क्या भाई वो किसी तकिया पे, पिल्लो पे, या कोई डिब्बा उसको मिल गया, डिब्बे पे बैठ गया है और वो ब्रूम ब्रूम की आवाज निकाल रहा है, ठीक है। तो सिंबोलिज्म होता है ये, उसको एज अ बाइक ट्रीट कर रहा होता है। तीसरी स्टेज हमारी आती है मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें कि लॉजिक आ जाता है, बट ओनली फॉर फिजिकल, ठीक है। फिजिकल जो एंटिटीज हमारे आसपास होती हैं उनके लिए लॉजिक हमारा बढ़िया काम करता है। कंजर्वेशन हमारे पास आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ये एक तरह से पूरी थ्योरी का एक तरह से समराइज करके मैंने आपको बता दिया है, और यही से क्वेश्चन बनते हैं। फोर्थ हमारा है, इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ जाते हैं उसके, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग अभी मैंने बताया आपको, ठीक। तो ये चारों हैं, और इनको आपको याद रखना है। इनको याद रखने का एक तरीका भी होता है, यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। जो स्टेजेस के नाम हैं उनका पहला लेटर हमने उठा लिया है, ठीक है। तो SPCF, या फिर आप इसको ऐसे भी आ सकते हो, सम पीपल कैन फ्लाई, वो आप अपना भी बना लो, ज़रूरी नहीं, ये कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है। मैंने ऐसे याद किया था तो मैंने यही आपको बता दिया। आपको जो भी लगे आप SPCF का कोई, आप ऐसे ही याद कर लो कि हाँ SPCF होता है, ये ना ही याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है। पर आपको कैसे भी याद करो, याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये आ गया हो समझ में। जो भी ना आया हो आप एक बार दोबारा देखें। आई होप कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा हाई लेवल चीज़ें नहीं है, इजी है, समझ आ जाएगा। हाँ, ये भी देख लेते हैं फटाफट से कि इसकी एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, शिक्षा में इसका महत्व क्या है थ्योरी का। तो क्लासरूम शुड बी स्पेसेस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, ठीक है, ठीक है, सही बात है। ऐसा ना हो कि बच्चा क्लास में आया है वो बस सुने जा रहा है, टीचर आ रहा है 45 मिनट 40 मिनट की क्लास ले रहा है, वो बस बोल के चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व हो उसमें, एक्सप्लोर करे चीज़ों को कि अच्छा हाँ ऐसा होता तो है, जो आप पढ़ा रहे हो किताबों में उसको दिखा रहे हो, वो अपनी रियल लाइफ से उसको रिलेट कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो और डिस्कवरी भी करे, कुछ सीखे नया, एक्सप्लोर करे। जब ऐसा होगा तब बच्चा कहीं एक्टिव हो पाएगा क्लास में, और तब वो बहुत अच्छा सीखेगा, ठीक है। फिर आगे है, हाँ, टीचर को एक एज अप्रोप्रिएट लेसन प्लान बनाने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप इस स्टेज को आपने पढ़ ही लिया है तो आपको पता है किस किस स्टेज में बच्चा कैसे कैसे सोच सकता है, कैसे कैसे वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए कि हमें पता है कि हमें कितने बड़े बच्चों को पढ़ाना है, तो उनको कैसे सिखा सकते हैं। और जैसे सिखा सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही हम लेसन प्लान बनाएं, ठीक है। अडॉप्ट है कंस्ट्रक्ट अप्रोच, सही बात है। सृजनवादी या फिर संरचनावादी जो अप्रोच है उसको ही हमें चूज करना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, ये तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहती है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखें। आगे, आगे कुछ इनके क्रिटिसिज्म भी हैं। क्या है, कि जो पियाजे हैं इन्होंने जो स्टेजेस दी हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम्म कि 0 से 2 तक होगा ये वाला, फिर 2 से 7 तक ये वाला, तो बहुत इन्होंने फिक्स कर दिया, बहुत रिजिड कर दिया है, जबकि चीज़ें ऐसी होती नहीं है। हो सकता है कि जो कुछ बच्चे जो कि 2 साल तक उनमें ये गुण दिख जाए, कुछ में 3 में दिखे, कुछ में ढाई में दिखे, हम्म
और कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जो उसमें सेकंड स्टेज में चीज़ें आनी चाहिए थी वो फर्स्ट स्टेज में ही कुछ कुछ आने लगी हैं। ठीक है। तो ये जो है ये मतलब एक तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रिजिड कर दिया है, तो इस वजह से। और जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो ये जानती है कि इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग को अगर हम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है जो हमारी ग्रोथ है उसको। ठीक है। तो यही एक छोटा सा इसका क्रिटिसिज्म है। और इसके अलावा बस यही इतना ही है फिलहाल। ये थ्योरी आपको अच्छी लगी होगी, आई होप सो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, या फिर कोई सुझाव है, या कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी मोटिवेट करता है हमें। एंड थैंक यू। ठीक है। अगला वीडियो जल्दी मिलेगा आपको। बाय बाय।